चिश्ती साहब, आप लाहौर में बैठे हुए हैं। 1965 की जंग जिसमें हम बात कर रहे हैं, लाहौर में ये जिम खाना है और जिम खाना में नाश्ता करने का प्लान बनाया गया था भारत की जानिब से, और उसके हमने जो ख्वाब है उसको दिन में तारे भी दिखा दिए, नको चने चुबवा दिया उनके प्लान को। आज तक वो नाश्ता नहीं कर पाए जिम खाना में। इस जरा जंग के मैं चाहती हूँ यादें ताज़ा करें आज हम इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फिजा, मुझे इनवाइट करने का। दोनों जैन साहब और एडमंड साहब, आपके व्यूअर्स को यौम दिफाई पाकिस्तान मुबारक हो। और ये दिन वाकई, हम तो बहुत ही छोटे थे लेकिन जब बड़े हुए तो ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिले कि वो आज तक हमारी मेमोरी का हिस्सा है। लाहौर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिमखाना एक टारगेट था उनका, कि यहाँ शाम को उन्होंने जो जो भी करना था, इवेंट करना था, वो धरा का धरा रह गया। मुसल्लह अफवाज ने, और खास तौर पे जिस आर्म से मेरा ताल्लुक है, उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, उस वक्त भी किया। और ये बहुत सारे आपके व्यूअर्स को मैं एक रिफ्रेश कराता चलूं कि हम आमतौर पर दिफाए पाकिस्तान का 1965 से शुरू करते हैं। ये 1948 में भी हुआ था, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान बनने के 18 साल बाद नहीं, 12 साल जब हुए थे, ठीक है। 1959 को 10 अप्रैल को हिंदुस्तान का एक कैमरा जहाज था जो जासूस तैयारा था, वो जेहलम के करीब दाखिल हुआ था ईद के दिन। पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही थी और उसने इंट्रूड करके पिंडी की तरफ जाना शुरू कर दिया। और कैमरा को एडवांटेज ये था कि वो 50,000 फुट पर उड़ता है, और जो हमारे पास कोई जहाज ऐसा नहीं था जो उस वक्त बुलंदी तक जाता। तो तकरीबन 45 से 46,000 फुट तक F-86 सेबर जा सकता था। सरगोदा से स्क्रैम्बल किया गया, 1959 की मैं बात कर रहा हूँ। और उस जहाज को जाकर जब पिंडी के करीब वो पहुंचा और टर्न कर रहा था वापसी की तरफ डाउनवर्ड, तो उसने हाइट लूज की, तो उससे पहले वो F-86 पहुंच नहीं पा रहे थे उसकी हाइट, तो वहां उसको निशाना बनाया गया। दोनों पायलट और नेविगेटर रिजेक्ट कर गए, दोनों कैदी बना लिए गए। तो अभिनंदन पहले मिसाल नहीं था जब हमने हिंदुस्तान के पायलट्स को पकड़ा था। तो 1959 के बाद आज तक आपके सामने है कि ये तैयारी उसी तरह है, अलर्टनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मई तक आप 2025 में भी आपने देख ली है। 65 की जंग में बुनियादी तौर पर एक जज्बा था और वो आज भी कायम है, और ये लेगेसी और कर्ज है हमारे हीरोज का। हीरो वो शहीद जो हुए वो भी, और जो गाजी हैं वो भी। आज भी जब आप उनसे मिलते हैं और जिस तरह की वो बात बताते हैं या जो जज्बा बताते हैं, तो आपको एहसास होता है कि कौम आज भी उतनी ही तैयार है। और मैंने शायद एक दफा पहले भी जंग के दिनों में आपके चैनल पर जिक्र किया था कि मैं एयर मार्शल नूर खान से मुझे एजाज हुआ मिलने का। तो वो कहते थे कि जंग के फौरन बाद 1965 में वो एयरफोर्स के चीफ थे, तो उससे ज्यादा क्रेडिट एयर मार्शल असगर खान को भी जाता है, जिन दोनों को हम फादर ऑफ द एयरफोर्स कहते हैं। एयर मार्शल नूर खान कहते हैं कि 65 की जंग के बाद उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा अच्छा। और कहा कि आपको जंग के दौरान कोई मुश्किल पेश आई। तो एयर मार्शल नूर खान ने कहा था कि मुझे जंग के दरमियान मुश्किल ये थी कि इसके पायलट्स को जंग से रोकूं कैसे। ये मेरी मुश्किल नहीं थी कि धकेलूं कैसे। क्या बात। और वो मुझे एजाज फिर हासिल हुआ मई 25 के बाद, जून में इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशन रूम विजिट करने का। तो मुझे बताया गया कि वही जज्बा आज भी था। ये वही पायलट थे जो छुट्टी नहीं करते थे, ये वही पायलट थे जो इधर उधर छुप जाते थे कि शायद कोई इमरजेंसी का मिशन आन पड़े तो बारी आ जाए, हालांकि वो फ्लाइंग अपनी कर चुके होते थे। तो ये एक लेगेसी है, ये कर्ज है जो आज तक हमारी कौम का हमारे ऊपर है, और जाहिर है मुसल्लह अफवाज ने उनकी बात पर पूरी उतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सवाल ये था कि एमएम आलम साहब जो हैं उनके बारे में, जो जितनी भी यंग जनरेशन है, हम तमाम लोग उनको पढ़ते हैं। खैर हम यंग से थोड़े बड़े हो गए हैं, जो अभी यंगस्टर्स हैं, मैं चाहती हूँ ज़रा उनको उनके बारे में थोड़ा बताइएगा कि जो आपके ज़ाती तजर्बात हैं ख़ास तौर पे, वो तो बड़े भी बड़ा सुनकर महसूस होंगे। वो जानना चाहेंगे कि बतौर शख्सियत आपने उनको कैसा पाया। और आपने मेरे लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जब वो बैठे होते थे तो पता चल जाता था कि एमएम आलम साहब बैठे हुए हैं इस टाइम पे, और आप लोगों को पता कैसे चलता था उनकी शख्सियत में ख़ास ऐसा क्या था। और कुछ और भी ज़ाती तजर्बात हैं, आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि मैं कुछ बताऊंगा लेकिन प्रोग्राम में। देखिए फिजा, वो जो आपने पहले प्रोग्राम को रेफर किया, वो 1980s में जब मैं पहला स्क्वाड मेरा था जो पोस्ट हुआ, वो ये 15 स्क्वाड नहीं था जो अभी J-10C जिन्होंने जहाज मारे, ये मेरा भी पहला स्क्वाड था एज अ यंग ऑफिसर। और जब इसमें पोस्टिंग हुई, वह बेस हमारा पेशावर था, और पेशावर में उस वक्त एयर हेडक्वार्टर होता था, और एमएम आलम साहब एयर हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे और हम एज ए यंग ऑफिसर स्क्वाड में पोस्टेड थे। लेकिन वो क्योंकि शादी नहीं की थी, वो बैचलर थे, वो मेस में ही रहते थे जिसमें हम रहते। अच्छा। तो हम खाना इकट्ठे खाते थे। डाइनिंग हॉल एक कॉमन था, और वो अंग्रेजों के जमाने का डाइनिंग हॉल था जो वुडन फ्लोर था, और वुडन ही उसके ऊपर टेबल थे, और वुड भी वो असली वाली थी, उस जमाने वाली, आर्टिफिशियल नहीं थी। तो एमएम आलम साहब जब हमारे पास खाना खाने आते थे, तो वो हम यंगस्टर्स के साथ बैठते थे, या नहीं होता था तो हम जाके उनके साथ बैठ जाते थे। तो हम उनसे पूछते थे कि जंग कैसे हुई है, वो और हमसे सवाल, हमारे ऑलमोस्ट क्विज होता था। इसका मतलब उनके साथ बैठने का मतलब ये होता था।
वो हमसे पूछते थे कि जो इंडियन हंटर है उसकी थ्रस्ट कितनी है, हम कहते थे इतनी है, टर्न रेट कितना है, हम कहते थे इतना है, जब क्लाइंब रेट कितना है तो हम फिर नहीं बताते थे तो डांट पड़ती थी, और बड़ा ठीक ठाक डांट पड़ती थी, और मुक्के वो टेबल पर मारते थे, जो मैंने बताया वुड का, और नीचे फर्श भी वुड का है, तो पूरे हॉल में दम दम की आवाजें आती थी, वेटर्स को भी पता लग जाता था, सबको पता लग जाता था, जो खाना दूसरी तरफ मुंह करके खा रहे होते थे उनको भी पता चल जाता था कि एमएम आलम साहब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए, और वो हमें डांटते थे कि अगर तुम ये नई सबक याद करोगे, अपने तुम्हें याद नहीं होने चाहिए, इंडियंस का भी उतना ही याद होना चाहिए, क्योंकि तुम आउट मनूवर करोगे, आउट स्मार्ट कैसे करोगे जब तक तुम्हें दुश्मन का नहीं पता। तो ये बड़ी यादगार चीजें होती थी। जो एक चीज बहुत कम मीडिया को पता है, जो मैं आपसे बात कर जी रहा जी था, प्लीज। वो ये थी कि 6 सितंबर को वो सरगोदा में पोस्टेड थे, और पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान ये था कि हमने 3 एयरबेसेस को, जो लाहौर के ऑपोजिट, सरगोदा के ऑपोजिट हैं, हलवाड़ा, आदमपुर और पठानकोट को, शाम को 5 बजे उसी दिन 6 सितंबर को इकट्ठे तबाह करना है। तो वो उसकी डिटेल्स तो टाइम शायद नहीं है, लेकिन उस शाम को सारे पायलट्स, कुछ पेशावर से थे, वो खैरियत से चले गए, एमएम आलम साहब गए, वो वापस लैंड कर गए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉस हमारा हुआ वो कॉर्नेडर सरफराज रफीकी और फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनुस का था। वो हलवाड़ा अटैक करने गए थे, लेकिन वो शूट डाउन हो गए और शहीद हो गए, वहीं पर वापस नहीं आए थे, और सिर्फ सिसिल चौधरी साहब वापस आए थे। और एक दो और जगह पे भी यही हुआ था, और पेशावर में, साउथ में कराची की तरफ भी बॉम्बर हमारे गए थे रात को, उसमें से भी एक जहाज शूट डाउन हो गया था, 2 पायलट शहीद हो गए थे, एक नेविगेटर पायलट। तो थोड़ा सा मुझे विंग कमांडर सलीम बेग मिर्जा हमारे वॉर वेटरन हैं, उनकी मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो एक दफा मैं उनसे बात की थी कि कैसा माहौल था, तो वो कह रहे थे कि 65 की जंग में जब ये नुकसान हुआ हमारा, जो शहादतें हुई, तो थोड़ा सा टेंस माहौल था क्रू रूम या टी बार में, जहाँ शाम को चाय वाय पीते हैं, इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं मेस में, थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ एग्जाइटी थी, कुछ गुस्सा था उन लोगों में, थोड़ा सा टेंस माहौल था कि हमारा पहले दिन लॉस हो गया। तो एमएम आलम साहब आए, वो स्क्वाड्रन कमांडर थे एक स्क्वाड्रन के, यानी वो मिशन उड़ चुके थे, वो वाला जो मैंने पहले अर्ज किया कि जिस पर गए थे वापस आ चुके थे। अच्छा। उन्होंने देखा थोड़े से जो यंग ऑफिसर्स हैं थोड़े से ग्लूमी हैं कि हमारे स्क्वाड्रन कमांडर का लॉस हो गया है, और उनके साथ एक और यंग पायलट चले गए और वापस नहीं आए। तो कहते हैं कि टी बार में हम थे, और उस जमाने में ये गोल वाला टीवी होता था, स्क्वायर वाला छोटा सा एक मेज था वहां पे पड़ा हुआ, जिसके ऊपर टीवी रखा हुआ था। तो एमएम आलम साहब ने वेटर्स को बुलाया, और वो जो टीवी रखा हुआ था टेबल पर, उसको नीचे रखवाया। एमएम आलम साहब कद में इतने लंबे नहीं थे, तो वो उस टेबल पर खड़े हो गए। उस टेबल पर खड़े होकर उन्होंने सारे क्रूज को इकट्ठा किया और इतनी मोटिवेशनल स्पीच दी, और उन्होंने ये कहा कि ये क्या जाने हैं, कल को हम भी वापस नहीं आएंगे, और ये जाने हैं इस मुल्क पर कुर्बान होनी चाहिए, तो हमने क्या करना है ऐसी जानों का। और ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दी कि जो वहां मौजूद थे, और ये विंग कमांडर सलीम बेग मिर्जा मुझे बताते हैं कि हमें इतना खून गरमाया एक शख्स ने, और इतना रिकवर किया उस थोड़ा सा टेंस और एग्जाइटी के माहौल से। अगले ही दिन एमएम आलम साहब ने ये 5 जहाज गिराए थे, 7 की सुबह को, 6 को ये बात कर रहे थे रात को डिनर के टाइम पे, और 7 तारीख की सुबह सुबह वो जब हुए, तो वो जब गए एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी पर थे, तो सरगोदा पर हमला हो गया, तो एमएम आलम साहब एयर डिफेंस पे उस हमले के दौरान टेक ऑफ कर गए, नोइंगली, कि हालांकि उस वक्त आम तो हमें अलाउड नहीं होता कि अगर हिट हो गया आपका रनवे, तो आप शेड में ले जाते हैं जहाज को, या किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पे आप कवर्ड ले लें, लेकिन उसमें टेक ऑफ किया, और वही हिंदुस्तानी जहाजों की बदकिस्मती थी कि वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एक ही लाइन में आते गए उनके साथ लड़ने के लिए, एग्जिट करते वक्त, तो वो एक एक करके उन्होंने उनको निशाना बनाया। ये अगर हम 6 सितंबर 1965 की बात करें और 7 मई 2025, इसमें फ़र्क क्या है? दुश्मन के नापाक इरादे तो वही के वही थे, और अपने इरादों में उसको नाकामी का सामना भी एज इट इज़ ही करना पड़ा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, उन्होंने तो बड़ी टेक्नोलॉजी वाले बड़े मान के साथ राफेल तैयारे आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मिग 21 तो गिर जाते थे, उनको तो विडो फैक्ट्री कहा जाता है कि जो पायलट मिग 21 उड़ाता है तो उसकी बेगम बेवा हो जाती है, क्योंकि गिर जाता है, विडो हो जाती है, फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है। तो पायलट भी गिर जाते हैं, जहाज़ भी गिर जाता है, लेकिन राफेल भी गिर गए सर। तो फिर इट मीन्स कि साबित हो गया कि आपका जज्बा मैटर करता है, आपके पायलट के स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आप किसी कार्टून को बिठा देंगे राफेल में, तो राफेल भी गिरेगा, जाहिर बात। फिजा, एक तो मैं उनके साथ जो हिंदुस्तान की बेवाएं हुई हैं उनसे हमदर्दी करता हूं, लेकिन अब उनको मैं गुड न्यूज ये देने लगा हूं कि ये सारे मिग 21 इसी महीने 10 दिन बाद ग्राउंड हो रहे हैं सारे। उसके बाद ये हिस्सा नहीं रहेंगे हिंदुस्तान के फ्लीट का। एक तो ये बात। दूसरा, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं, साथ तो इनके तो राफेल भी ग्राउंड हो जाने चाहिए, ये पायलट्स ही ग्राउंड हो जाए, इनके पास कोई महारत ही नहीं उड़ाने की। नहीं, महारत एक और चीज है। देखिए, ट्रेनिंग आपको पीस टाइम में करनी पड़ती है। जब मैं अभी एयर हेडक्वार्टर गया ये वॉर के बाद, तो मुझे एक नई खबर ये मिली कि पाक फिजाइया के पायलट्स जो ये थे, J-10C का जब पूरा स्क्वाड्रन था, ये 3 साल से ये एक किस्म का किलर स्क्वाड था बेसिकली अगेंस्ट राफेल।
उन्होंने कहा कि हम 3 साल से इन पायलट्स को कहा हुआ था आपने सरफेस अटैक नहीं करना, नेवी सपोर्ट नहीं करनी, आपने हम बाकी जहाजों से लुक आफ्टर करेंगे, आपने सिर्फ राफेल के खिलाफ तैयारी करनी है। और ये भी ज़हन में रखिएगा, जो हैरानकुन बात है, जो प्लेजेंट बात है, कि मुझे पता लगा कि लीडरशिप ने, प्रेजेंट एयर चीफ ने ये हुक्म दिया हुआ था, तैयारी तो हो चुकी थी, और पहली दफा इन जहाजों को, कभी हम फाइटर पायलट्स को जब टेक ऑफ करते हैं तो हमें जाकर दुश्मन को लॉक करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है ग्राउंड पर, और शूटिंग की इजाजत लेनी पड़ती है। ये पहली जंग थी जिसके अंदर J-10C को टेक ऑफ करते वक्त शूटिंग की परमिशन दे दी जाती थी। ये आप हैरान होंगी कि क्योंकि सरबराह को, उनकी लीडरशिप को इतना एतमाद था इन पर, एक बात उनको पता था हमने पीस टाइम में ट्रेनिंग कराई है तो क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये मुझे बताया गया कि ये नहीं था कि ये सामने आए हमने बटन दबाया। 3 साल से एक तो तैयारी हो रही थी, एक ट्रस्ट लेवल था एयरफोर्स की लीडरशिप का इन पायलट्स के ऊपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था, हुक्म उनको दिया हुआ था कि अगर कोई वेपन या जहाज दोनों में से कोई भी पेनिट्रेट करेगा पाकिस्तान की सरहद का तो पनिशमेंट एक जैसी होगी। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हमने उन्हीं जहाजों को टारगेट किया जिन्होंने वेपन फायर किया था, और उनको ये हुक्म पहले से दिया जा चुका था कि अगर किसी वजह से वो वेपन गिरा के मुड़ जाए वापस और हम उनको ना शूट कर सके तो आप उनको चेज करके शूट डाउन करेंगे इनसाइड इंडिया। जबरदस्त। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।